ये जो स्पेशल सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है वो ना केवल आपके एमसीक्यू और ना ही आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब इस वाली सीरीज के अंदर बच्चों मैं आपके लिए टॉप 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हाईली रिकमेंडेड है हर बार एग्जाम में, मतलब कि ये आना ही आना है। और इसके अलावा ये वो 3 क्वेश्चंस है जो कि एंटायर लेसन को आपके कवर करेंगे। ये आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सभी सब्जेक्टों में ये जो सीरीज है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जो आपका पैटर्न रखा गया है 3 और 5 मार्क्स का, तो उसके अंदर अगर बच्चा इन चीजों को कवर करता है तो वो उसके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं और जो 1 मार्क वाले एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी इसके साथ साथ कवर हो जाते हैं। तो ये जो स्पेशल सीरीज है हर एक बच्चे को अच्छे से अटेंड करनी चाहिए, जिसमें मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लेसन के साथ साथ हाईली रिकमेंडेड है आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग से रिलेटेड टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वर द एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन बेल्जियम? मेंशन एनी 4 स्टेप व्हिच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। या अगर यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आए, हाउ इज द पॉलिटिकल सिस्टम इन बेल्जियम इनोवेटिव एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। तो एक तरीके से आप भी जानते हो लेसन अब आपको काफी अच्छे तरीके से आ ही चुका होगा, क्योंकि एकोमोडेशन इन बेल्जियम इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने अपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम अमेंडमेंट्स किए थे ताकि वहां का जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो काफी कॉम्प्लेक्स था उसे सोल्व आउट कर दी जाए। तो उन्होंने क्या ऐसे मेजर स्टेप लिए थे उनके बारे में ही बेसिकली यहाँ पे मेंशन करने की बात की गई है। तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालनी होगी लॉन्ग क्वेश्चन में, स्पेशली हेडिंग और सब हेडिंग अगर ये पैटर्न यूज करते हो तो काफी अच्छा इंप्रेशन होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ द ग्रुप, यानी कि देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अमेंडमेंट किया था कि डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इससे होगा क्या, कुछ स्पेशल पावर required that the support of majority of member from each linguistic group, those no single community can take decision unilaterally, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपने अकेले दम पे किसी भी टाइप का लॉ नहीं बना सकती, उसे जरूरत होगी मेजोरिटी की। और मेजोरिटी में आप जानते हो कि 50-50% का रेशियो रखा गया है। डच कम्युनिटी की साइड से भी जितने लीडर्स होंगे उतने ही फ्रेंच कम्युनिटी की साइड से भी लीडर होंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसमें, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, मैनी पावर ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। अब वो 2 रीजन कौन कौन से थे? वेलोनिया एंड फ्लेमिश। द स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्योंकि उसको एक अलग से सेपरेट पावर गिवन कर दी गई थी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तो देखो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे डच कम्युनिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि देखो 50-50% का हम रेशियो रखते हैं, बेशक हम मेजोरिटी में क्यों ना हो लेकिन हम फ्रेंच कम्युनिटी को भी इक्वल स्टेटस दे रहे हैं। तो फ्रेंच कम्युनिटी ने बोला देखो हम यहाँ पे मेजोरिटी में, ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है, तो हम भी यहाँ पे एक तरीके से क्या करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं। अ सेपरेट गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप ब्रुसेल इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी एक अच्छा हो गया बात। इसके अलावा लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर हम बेल्जियम की एथनिसिटी के बारे में बात करें तो वहां पे सिर्फ डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग नहीं रहते थे, बल्कि 1% जर्मन कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। तो ऐसे में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया। अब ये कैसे काम करते थे? दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वो पूरे बेल्जियम में कहीं पर भी क्यों ना रह रहे हो। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किस बेसिस पे काम करेगी? उन कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो इससे भी और ज्यादा आसानी होगी है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जो अपना एथनिक कॉम्पोजिशन जो काफी कॉम्प्लेक्स था उसे सॉल्व कर लिया।
और वहां पे जो सिविल वॉर था वो नहीं हुआ, यानी कि कम्युनिटी आपस में रहने आराम से लगी। तो ये था एक इनिशिएटिव बेल्जियम गवर्नमेंट की साइड से। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको मस्ट डू की कैटेगरी में रखना है, इसीलिए आप कह सकते हो कि मैंने इन्हें टॉप 3 क्वेश्चंस में रखा है, लॉन्ग वाले, वो भी इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से बात कर रहा है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि वेरियस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग फॉर्म्स। तो आप जानते हो कि वो 4 टाइप्स की मैंने आपको लेसन के अंदर कवर कराई थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉलिटिकल, और एक कम्युनिटी का भी एग्जांपल आ जाएगा उसके अंदर। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने होते हैं, लेकिन 3 मार्क्स में आ जाता है तो थोड़ा बहुत इनके एक्सप्लेनेशन देने होते हैं, लेकिन जब 5 मार्क्स में आ जाता है तो कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन 100 से प्लस वर्ड्स में होना जरूरी होता है। तो इस वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कैसे कवर अप करना है, हेडिंग डालनी है सबसे पहली, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पावर शेयर हो रही है, जैसे इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर के बेसिस पे जानते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ये कुछ फ्लैट लाइन होती है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो, आपको और ज्यादा इजी होगा। इसमें करना क्या है, इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, जुडिशरी अगर उस लॉ में कोई भी अनफेयर एक्टिविटी होती है तो उसको जस्टिस देने का प्रोवाइड कराएगी, यानी कि उसमें करेक्शन करेगी, रिफॉर्म लाएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पावर हो गई। इसके अंदर जो पावर होती है बिल्कुल इक्वल तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है और ये सेपरेटेड होती है एक दूसरे से। और इसमें खास बात यह है कि किसी के भी काम में इंटरफेयर कर भी सकती है, ये भी इनको राइट्स दिया जाता है। This is called the horizontal distribution of power because it allowed different organ of the government placed at the same level to exercise different powers। आप इंडिया के अंदर भी देखते हो कि लेजिस्लेचर की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है और जुडिशरी की अलग है, और तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर एंड इट कैन आल्सो चेक द पावर ऑफ द अदर। जी हाँ, ये दूसरों के बारे में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। जुडिशरी चाहे तो वो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक तो सेपरेट पावर भी दी जा रही है, इक्वल भी दी जा रही है, और फुल राइट्स भी दिया जाता है काम करने को लेकर। इसके अलावा अगर हम इसी का सेकंड पार्ट को कवर करें सेकंड हेडिंग में, तो वो है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब इसके अंदर आप वर्टिकल पावर को मेंशन कर सकते हो, वर्टिकल पावर जिसके अंदर लेवल वाइज गवर्नमेंट होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर उनके अंदर। फॉर एग्जांपल अंडर दिस पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल, फॉर एग्जांपल अ जनरल लोकल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड लोकल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल, जिसे हम स्टेट कहते हैं, और सब नेशनल और रीजनल लेवल्स। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको जो वर्टिकल पावर होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि टॉप लेवल पे तो सेंटर आती है, और मिड लेवल पे आती है स्टेट, और बिल्कुल बॉटम लेवल पे आती है लोकल। लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल इश्यू को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के इश्यू को देखते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री के इश्यू के बारे में बात करती है, और सबसे ज्यादा पावर भी सेंटर के पास ही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, उसकी भी अपनी एक सेपरेट पावर होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट, जो कि आपका नेक्स्ट लेसन है, फेडरल सिस्टम है ना, तो उसके अंदर हम इन्हीं के बारे में तो कवर करते हैं। तीसरा आप कर सकते हो इसके अंदर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द सेंस, इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसके अंदर वो मेंशन भी है। इन अ डेमोक्रेसी स्पेशली इन अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, जहां पे जो एथनिक ग्रुप है वो कोई एक नहीं, अलग अलग है। पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप सच एज अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे हमने बेल्जियम के केस में पढ़ा था, वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो कि डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी के लिए अलग से काम करती थी, उनके कल्चरल, लिंग्विस्टिक और साथ ही साथ उनके हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, इन सम कंट्री देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ इस तरीके से भी पावर सोशल ग्रुप के बीच में प्रोवाइड करवाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है इसका पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब इसके अंदर पावर कैसे शेयर की जाती है, डेमोक्रेसी इज आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। कैसे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन आर चॉइस टू चूज देयर रूलर्स, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहां की जो आम जनता होती है खुद अपने लीडर्स को चुनते हैं, जो खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हु कंटेस्ट इलेक्शन टू विन देम। सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो आप
इंडिया के एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि हम यहाँ पे अपने एमएलए को चूज करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट को रिप्रेजेंटेट करते हैं। हम अपने एमपी को भी चूज कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कंट्री लेवल पे एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और लोकल लेवल पे भी हम अपने काउंसिलर को चूज करने का काम करते हैं। तो एक तरीके से पावर हम खुद उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अकेले दम पे वो गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, सारी पावर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक तरीके से ऑल टाइम प्रेशर बना होता है और एक लिमिटेड टाइम उनको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयर ओनली, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट होगा, फिर कोई नया रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई रिपीटेड चूज कर लिया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक खास करेक्टर में भी काउंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो पावर शेयरिंग की डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स है उन्हें आप कवर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों जरूरी होती है। कोई आप रीजन के थ्रू बता सकते हो, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना बच्चे 2 मार्क्स में तो कवर कर लेते हैं। प्रॉब्लम इसकी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए फिर कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट हम कहां से कवर करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ही देखने को मिलेंगे। प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं, देखिए प्रूडेंशियल रीजन आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन्स एंड लॉसेस। फॉर एग्जांपल एथनिसिटी ऑफ बेल्जियम। अब प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये है कि कहीं सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए पावर क्या है इक्वल तरीके से डिवाइडेड कर दो। जैसे बेल्जियम के केस में क्या था कि पूरे बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी सबसे ज्यादा पावरफुल थी, यानी कि मेजॉरिटी में थी, और उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। तो एक तरीके से कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से उन्होंने करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि दोनों ही जगह सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल यानी कि कैपिटल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन को शो कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। प्रूडेंशियल रीजन हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमने वही बेल्जियम के केस में ऑलरेडी कवर कर लिया। एंड प्रूडेंशियल रीजन आर गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वहां पे कोई गवर्नमेंट भी नहीं हुई, मतलब एक तरीके से गिरी नहीं और स्टेबिलिटी वहां पे बनी रही। ऐसा श्रीलंका के केस में नहीं था। लेकिन दूसरा इसका मोरल रीजन। मोरल रीजन में आप क्या मेंशन कर सकते हो, पावर शेयरिंग इज अ बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये काफी अच्छी मानी जाती है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ पावर विद द दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि वही दोबारा से रिपीटेड बात आ जाती है कि जब हम अपने लीडर को चुनते हैं तो उनको एक तरीके से हम पावर देने का काम करते हैं जो हम पे रूल कर सके, लेकिन वो जो रूल होता है एक लिमिटेशन के साथ दिया जाता है कि वो हमारा वेलफेयर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्टेड करने के बारे में काम कर सके। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सो दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी अ गवर्न। क्योंकि भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर हम चूज कर रहे हैं तो पीपल के थ्रू हो रही है ना, और पीपल ही डिसाइडेड करते हैं कि उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है। बस ये है कि पीपल को पावर नहीं दी जाती डिसाइड करने के लिए, तो इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। और वो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर पीपल अपने पॉइंट शेयर करे, अपने ओपिनियन शेयर करे, तो हमेशा से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे में लीडर क्या होते हैं जो सभी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। A legitimate government is one where group through participation acquire a stake in the system, and decentralization of power, formation of state government, local government is an example of moral reason। तो चाहे हम सेंटर की बात करें, स्टेट की बात करें या फिर लोकल लेवल की बात करें, हमें हर जगह मोरल रीजन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है पावर शेयरिंग के। तो होप्स कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये थे टॉप 3 क्वेश्चन आपके इस लेसन से रिलेटेड जो एंटायर लेसन को कवर करने का काम करते हैं, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग भी कवर करी, आपने बेल्जियम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स था उसे किस तरीके से सॉर्टेड किया गया वो भी आपने कवर कर दिया। इसके अलावा आपने प्रूडेंशियल मोरल रीजन के बारे में भी अच्छे से कवर किया। तो ये 3 जो क्वेश्चन है वो आपको हर एक कंडीशन में करने, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।